दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियो एक्टिवता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो एक्टिवता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 1896 में किसने ज्ञात किया कि यूरेनियम खनिज से सदा स्वतः ही किरणें निकलती हैं? तो उत्तर है हेनरी बेकुरल ने। दोस्तों 1896 में हेनरी बेकुरल ने ज्ञात किया कि यूरेनियम खनिज से सदा स्वतः ही किरणें निकलती हैं। हेनरी बेकुरल द्वारा खोजी गई किरणों को क्या नाम दिया गया? तो उत्तर है बेकुरल किरणें यानी बेकुरल रेज। हेनरी बेकुरल द्वारा खोजी गई इन किरणों को बेकुरल किरणें नाम दिया गया। अगला है मैडम क्यूरी और स्मिथ ने 1898 में किस खनिज से स्वतः ही किरणों को निकलने की खोज की थी? तो ये खनिज था थोरियम। और थोरियम से स्वतः ही निकलने वाली किरणों को मैडम क्यूरी और स्मिथ ने क्या नाम दिया था? तो उत्तर है रेडियो एक्टिव किरणें। किस गुण के कारण तत्वों के परमाणुओं से स्वतः ही बेधी किरणें निकलती हैं? तो ये तत्वों का रेडियो एक्टिवता का जो गुण है उसके कारण इनसे स्वतः ही बेधी किरणें निकलती हैं। अगला प्रश्न है ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं जिनसे स्वतः ही किरणें निकलती हैं? तो इनको रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस विज्ञानी ने या किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव किरणों को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच प्रवाहित कर इनका अध्ययन किया? तो रदरफोर्ड ने 1902 में। अगला है रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणों के किन 3 प्रकार की किरणों में विभाजित हो जाने की खोज की? तो दोस्तों सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये खोज की कि जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों में विभाजित होती हैं। अगला है सन 1902 में मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने यूरेनियम खनिज यानी पिच ब्लेंड से कौन से 2 नए रेडियो एक्टिव तत्व पृथक किए थे? तो ये तत्व थे रेडियम और पोलोनियम। अगला है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के अनुसार किस तत्व में यूरेनियम की अपेक्षा 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिवता का गुण विद्यमान है? तो ये रेडियम में है। अगला है अब तक कितने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो लगभग 40। और किस परमाणु क्रमांक से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं? तो ये दोस्तों ये परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी जो तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। दोस्तों रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिवता परमाणु के किस भाग का गुण है? तो ये परमाणु के नाभिक का गुण होता है रेडियो एक्टिवता। अगला है किन तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं और उनमें स्वतः विघटन का गुण होता है? तो ये रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं और उनमें स्वतः विघटन का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के स्वतः विघटन को क्या कहा जाता है? तो रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव विघटन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेडियो एक्टिव क्षय के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक स्वतः ही किस अवस्था तक विघटित होते रहते हैं? तो ये जब तक उनके नाभिक का अस्थायीकरण या जब तक नाभिक अस्थायी नहीं हो जाता है तब तक उसके नाभिक स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। अगला है नाभिकीय विघटन की दर किन कारकों पर निर्भर नहीं करती? तो दाब, ताप जैसे बाह्य कारकों पर नाभिकीय विघटन की दर निर्भर नहीं करती है। अब आइए देखते हैं अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ पीरियड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए अर्ध आयु किसे कहते हैं? तो वह समयावधि जिसमें किसी रेडियो एक्टिव तत्व के किसी नमूने की आधी मात्रा विघटित हो जाती है उसे उस रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु या हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। अगला है वह समय क्या कहलाता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है? तो ये रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल कहलाता है।
अगला है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। देखिए, वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें कोई भारी नाभिक दो छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता है, तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो इसको न्यूक्लियर फिशन एनर्जी या विखंडन ऊर्जा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की खोज 1939 में किन जर्मन वैज्ञानिकों ने की थी, तो ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने दोस्तों नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। अगला है, किन विज्ञानियों ने पाया कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बौछार करने पर वह बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, तो ये ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने। अगला है, यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बौछार करने पर उसके बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा फ्रिच और मिंटर ने इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन नाम दिया था। अगला है, नाभिकीय विखंडन में मूल रूप से किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाभिकीय विखंडन में मूल रूप से किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये गतिज ऊर्जा है। और नाभिकीय विखंडन में मुक्त होने वाली गतिज ऊर्जा बाद में किस में परिवर्तित हो जाती है, तो उत्तर है ताप, प्रकाश और विद्युत आदि में ये नाभिकीय विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान क्षति होती है जो आइंस्टीन की किस समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये है E बराबर mc²। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान क्षति होती है जो आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किन संयंत्रों में उत्सर्जित ऊष्मा शीतलन करने वाले जल को उबालती है जिसके द्वारा बनी भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत बनाने के काम आती है, तो ये है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी। परमाणु बम किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप जान लीजिए, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों पर आधारित हो सकते हैं। तो देखिए, लेकिन सबसे पहले नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम का आविष्कार हुआ था। पहला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार कब हुआ, तो 1939 से 1945 के मध्य। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग 1945 में जापान के किन शहरों में हुआ, तो ये हिरोशिमा और नागासाकी में। अगला प्रश्न है, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि वह न्यूट्रॉन द्वारा सफलतापूर्वक विघटित हो जाते हैं, तो ये यूरेनियम तत्व प्रयोग किया जाता है। और एक और प्रश्न है, परमाणु बम के निर्माण में कई बार यूरेनियम के स्थान पर कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, तो ये प्लूटोनियम होता है। अगला है, नाभिकीय संलयन से संबंधित, तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है जिसमें कोई दो छोटे नाभिक समान या असमान हो सकते हैं, एक साथ जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो संलयन ऊर्जा कहलाती है। अगला है, कौन सी नाभिकीय अभिक्रियाएं बहुत उच्च ताप यानी 2 × 10⁷ केल्विन पर होती हैं, तो जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है इसके लिए बहुत अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नाभिकीय अभिक्रियाओं को तापीय नाभिकीय अभिक्रियाएं कहा जाता है, तो आप जान लीजिए, नाभिकीय संलयन को तापीय नाभिकीय अभिक्रियाएं कहा जाता है। किस प्रक्रम में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है जो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, तो ये नाभिकीय संलयन है। कौन सी अभिक्रियाएं सूर्य की निरंतर ऊर्जा का स्रोत हैं, तो ये नाभिकीय संलयन है। और सूर्य निरंतर ऊर्जा का विकिरण किस रूप में करता है, तो याद रखिएगा, सूर्य निरंतर ऊर्जा का विकिरण प्रकाश और ऊर्जा के रूप में करता है। हाइड्रोजन बम के बारे में जान लेते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने 1952 में हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। कौन सा बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है, तो ये हाइड्रोजन बम है। और किस बम में ड्यूटेरियम और टाइट्रियम हाइड्रोजन समस्थानिकों के संलयन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन बम में। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। बंधन ऊर्जा के बारे में जानते हैं, तो नाभिकीय कणों के संयोग से किसी नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं।
किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को पृथक करने में आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। और एक और है द्रव्यमान क्षति या मास डीके से संबंधित जो ऊर्जा न्यूक्लियनों को एक साथ बांधे रखती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। किन नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, अतः इनके नाभिक अस्थायी होते हैं? तो भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, अतः इनके नाभिक अस्थायी होते हैं। अंत में आइए देख लेते हैं रेडियो एक्टिवता के उपयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, किस विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? तो ये यूरेनियम लेड विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम लेड विधि की गणनाओं के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी आंकी गई है? तो ये 4.5 करोड़ वर्ष आंकी गई है पृथ्वी की आयु। और लकड़ी के टुकड़े की आयु ज्ञात करने के लिए किसने कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया था? तो ये थे बिलार्ड लिब्बी। याद रखिएगा, बिलार्ड लिब्बी ने सबसे पहले लकड़ी के टुकड़े की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया निकाली थी। अगला है, पेड़ पौधे वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन का कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी होता है? तो ये कार्बन 14 है। और उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों में किन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन और रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।